सो आइएगा, हम लोग बात कर रहे हैं टोटल इनकम के चैप्टर के बारे में। ठीक है, चैप्टर एज सच इंक्लूसिव है ऑफ ऑल द प्रीवियस चैप्टर्स दैट वी हैव सीन। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर 2-3 कॉन्सेप्ट्स, जैसे ईएमटी है, मैट है, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स के बारे में आपने सुना होगा, अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स के बारे में आपने सुना होता है। तो एएमटी मैट के प्रोविजंस थोड़े से अलग है जो थ्योरेटिकली एमसीक्यू में टेस्ट किए जा सकते हैं। और उसके अलावा आपको अगर पीजीबीपी, कैपिटल गेन या सैलरी से 10 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, 8-10 मार्क्स का, 16 मार्क्स का, तो वो क्वेश्चन आपको टोटल इनकम से आ सकता है। सो इधर पॉसिबिलिटी नंबर 1, आपको कोई स्पेसिफिक हेड या 2 हेड मिला करके आपको क्वेश्चन दे दिए जाएंगे जिसमें ज्यादा एडजस्टमेंट्स हो गया, कम एडजस्टमेंट्स के साथ यहाँ पे 2-3 हेड्स आपको इंक्लूड करके दिए जाएंगे, मे बी इंक्लूडिंग डिडक्शंस, इंक्लूडिंग टीडीएस ऑल्सो। सो इंडिविजुअल क्वेश्चंस के अलावा टोटल क्लब्ड क्वेश्चन, कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं यहाँ पे टोटल इनकम के चैप्टर में से। अगला आधा पौना घंटा मैं कोशिश करूंगा आपको ये चैप्टर का पूरी तरीके से डिटेल में नॉलेज दे देना, ताकि आप इसको एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाओ और अच्छे से मार्क्स स्कोर कर पाओ। आइएगा चेक करते हैं। सो टोटल इनकम के अंदर में आपको अगर क्वेश्चन आता है तो फॉर्मेट वगैरह, जैसे न्यूमेरिकल का टेबल ड्रॉ करना, सेम ऊपर कंप्यूटेशन AY लिखना, क्या कर रहे हो आप एग्जैक्टली, किस एसएससी के लिए कर रहे हो वो लिखना, फिर सब सैलरी, एचपी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस, फिर जीटीआई, फिर डिडक्शंस, फिर टीटीआई, सेम तरीके से सब कुछ यहाँ पे भी होने वाला है। ठीक है, फिर टैक्स निकालना है तो पहले आपको स्पेशल इनकम अलग कर देना है, स्पेशल इनकम का टैक्स अलग से निकालना है, उसके अलावा टैक्स अलग से निकालना है, रिबेट सरचार्ज लगा तो वो देना है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा तो वो देना है। वैसे अगर आपको ये नहीं पता है कि कौन से तरीके से इंस्टीट्यूट आपको यहाँ पे कंफ्यूज कर सकता है और आप कंफ्यूज हो करके आंसर गलत लिख सकते हो, न्यू स्कीम, ओल्ड स्कीम, ये स्कीम, वो स्कीम, मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है कि आईसीए आपको कंफ्यूज करेगा, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। आप उस वीडियो को चेक कर सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या इसी प्लेलिस्ट के अंदर आप जाकर के चेक कर सकते हो। ठीक है, फिर रिलीफ लग सकता है, एडवांस टैक्स है, टीडीएस, टीसीएस है, और फिर फाइनल टैक्स लायबिलिटी है। अब इसके अंदर में पहला प्रोविजन आता है जिसमें अमेंडमेंट है सर 115 जेसी, जो है एएमटी, अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स। पूरा फोकस सामने करिएगा, एक ही बार समझाऊंगा, डिटेल में अच्छे से समझाऊंगा, आपको समझने आ जाएगा, बट फोकस सामने होना चाहिए आपका। ठीक है, कोई भी एसएससी अदर देन कंपनी इसके लिए एप्लीकेबल है जिसने डिडक्शन क्लेम किया हुआ है 80H से 80RRB के अंदर, 10AA के अंदर या 35AD के अंदर, स्पेसिफाइड बिजनेस। ठीक है, एक्सेप्शन, दिस प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई टू इंडिविजुअल और एचयूएफ और एओपी और बीओआई इन विच केस देयर टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 20 लाख। तो 20 लाख के ऊपर अगर मेरा इनकम है तो ही मुझे अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स लगता है। वैसे तो टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, बट एएमटी प्रोविजन के हिसाब से मुझे टैक्स भरने की जरूरत है। दिस एक्सेप्शन इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ फर्म एंड एलएलपी, उसमें ये लग जाएगा। एएमटी एप्लीकेबल ऑन एलएलपी एंड फर्म क्लेमिंग डिडक्शन अंडर अफोरसेड सेक्शन इवन दो एडजस्टेड इनकम डज नॉट एक्सीड 20 लाख। मतलब कहना है से ये जो एएमटी का प्रोविजन है सर, ये फर्म हो गया या एलएलपी हो गया तो इनको डे 1 से लगता है, और बाकी जो है यानी कि इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, एओपी है, बीओआई है, इनके केस में ग्रेटर देन 20 लाख रहा तो ही लगेगा। ठीक है ना, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, उसके बाद प्रोविजन डज नॉट अप्लाई टू अ पर्सन हु हैज ऑप्टेड टू रेफर इन सेक्शन 115 बीएसी और 115 बीएडी। ठीक है ना, सो पर्सन, प्रोविजन ऑफ द सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू अ पर्सन जिसने एक्सरसाइज किया अपना ऑप्शन जो दिया हुआ है 115 बीएसी और 115 बीएडी के अंदर में, जो आपका अभी डिफॉल्ट स्कीम बन चुका है, पहले ऑल्टरनेटिव स्कीम था, इंस्टीट्यूट ने चेंज नहीं किया, मैंने एज इट इज कॉपी पेस्ट किया हुआ है। ठीक है, तो वो चेंज है यहाँ पे। तो जिसने ऑल्टरनेटिव टैक्स स्कीम जो है उसमें ऑप्ट किया है उनके लिए ये है क्या, हाँ, बट जिसने डिफॉल्ट स्कीम जो अभी नया स्कीम है उसमें ऑप्ट किया 115 बीएसी बीएडी, उसमें ये एप्लीकेबल नहीं होगा सर। तो मुझे एज एन एसएससी हु इज चूजिंग फॉर अ न्यू स्कीम 115 बीएससी का स्कीम, उसमें ये एप्लीकेबल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्या करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्कीम क्या है एएमटी का। सबसे पहले रेगुलर इनकम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना है बिफोर सेस। ठीक है, फिर एडजस्टेड टोटल इनकम कंप्यूट करना है। कैसे करेंगे, जितना भी टोटल इनकम है उसमें जो भी डिडक्शंस मैंने लिए हुए हैं, किसके लिए, 10AA के लिए, 35AD के लिए, 80H से 80RRB के लिए, ये सब सेक्शंस के मुझे इनकम ऐड करना है, मुझे एडजस्टेड टोटल इनकम मिल जाएगा। इफ CDNE इज 0, क्या है ये CDNE, डिडक्शंस इज 0, and then these provisions are not applicable to any SSC. If F does not exceed, ये जो है ये does not exceed 20 lakhs, तो हमें ये प्रोविजन नहीं लगाने हैं। However, LLP और फर्म के केस में ये प्रोविजन फिर भी लगता है, 1 रुपये भी रहा तो भी। राइट, कंप्यूट AMT being 18.5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। जो भी आपका यहाँ F आता है, जो 20 लाख से ऊपर हुआ तो ही ऑब्वियसली, या फर्म के केस में तो कोई भी होगा, 18.5% लगाना है। फिर हायर ऑफ नॉर्मल प्रोविजन एंड 18.5% व्हिचएवर इज हायर, ये सिलेक्ट करना है। मतलब आपका नॉर्मल प्रोविजन से टैक्स 10 लाख आ रहा है, आपको एएमटी से टैक्स 15 लाख आ रहा है, क्या सिलेक्ट करोगे, 15 लाख। मतलब मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स आपको पे करना ही करना है गवर्नमेंट को। तो ऐसा नहीं है कि मेरा प्रॉफिट है तो ही टैक्स है, मेरा लॉस भी आता है, कोई दिक्कत है, कुछ भी है तो भी टैक्स भरने लग सकता है मुझे अंडर एएमटी प्रोविजंस इफ आई एम इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, फर्म, एलएलपी। ठीक है ना, इसमें एडजस्टेड टोटल इनकम का बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई को ही दिया हुआ है, फर्म, एलएलपी को नहीं दिया हुआ है। ठीक है, फिर हायर सेलेक्ट करिए, फिर उसके ऊपर सेस लगाइए, सेस लगा के उसको पेमेंट कर दीजिए डायरेक्टली। ठीक है, इंपैक्ट वेयर एएमटी इज एप्लीकेबल,
इन केस वेयर स्टेप 3 इज हायर देन स्टेप 1 जो हमने देखा वहां पे, एडजस्टेड टोटल इनकम शैल बी डीम्ड टू बी टोटल इनकम. Tax liability of SSC shall be 18% plus surcharge plus cess of the total income. Exception: in case unit is an IFSC and its income is solely in foreign exchange, तो AMT लगेगा तो सही, बट 9% पे लगेगा. नहीं लगेगा सर, नहीं 9% पे लगेगा. अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी में हो तो ये 15% से लगेगा. सर MCQ 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 मतलब AMT के 3 कैटेगरी है सर. नॉर्मल कैटेगरी कितना है? 18.5%. अगर आप IFSC के अंदर में हो तो 9% सर. अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर में हो तो 15% सर. ठीक है, चलिए, तो ये रेट ऑफ एएमटी यहां दिया हुआ है अदर केसेस में और नॉर्मल केसेस में. फॉर्म नंबर 29C के अंदर में चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास से 1 मंथ बिफोर फाइलिंग दी रिटर्न, मतलब रिटर्न फाइलिंग आपका 31 जुलाई अगर है तो 30 जून तक आपको एएमटी सबमिट करना है. या जो भी केस होगा, 30 सितंबर है तो उसके सबसे पहले, 31 अक्टूबर तो उसके सबसे पहले. ऑल दी प्रोविजंस लाइक नॉर्मल एडवांस टैक्स हो गया, इंटरेस्ट हो गया, सब एज इट इज लगने वाले हैं. सर एएमटी में तो मैंने पेमेंट कर दिया, अब क्या एएमटी का मुझे क्रेडिट मिलेगा? वो 115JD बताता है. 115J से क्या बताता है? एएमटी का प्रोविजन जो हमने देख लिया. 115JD बताता है कि जो आपने अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स पे किया हुआ है, अभी ज्यादा टैक्स पे किया, लगना कम चाहिए था, टैक्स लगना चाहिए था 10 लाख, आपने पे किया 15 लाख, क्योंकि इस साल मिनिमम पे करना है. अब नेक्स्ट ईयर में ये एडिशनल 5 लाख जो आपने भरे है, इसका आप क्रेडिट ले सकते हो. ठीक है ना. तो क्या बोलते हैं, टैक्स पेड आपने जो किया है 115JC के हिसाब से, यानी कि अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स के हिसाब से, माइनस जो रेगुलर टैक्स भरना चाहिए था, तो अभी कितना आ गया? 15. पहले कितना आना चाहिए था? 10. तो जो डिफरेंस है, ये टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है. हालांकि नो इंटरेस्ट शैल बी पेबल ऑन द टैक्स क्रेडिट अवेलेबल. तो एक्सेस में टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा. कब मिलेगा सर? यहां पे देखिए, टैक्स क्रेडिट शैल बी कैरिड फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ एंड 15 साल तक चल सकता है, नॉट बियॉन्ड 15. 15 साल तक चल सकता है सर. कब तक? 15 साल तक. जिस साल में आपका रेगुलर टैक्स ज्यादा है और एएमटी कम है, उस साल में उसको आप एडजस्ट कर लीजिए. ये यहां लिखा हुआ है. क्या बोल रहा हूं मैं? जिस साल आपका एएमटी, in other words, after setting of AMT credit, tax liability for the year cannot be less than AMT for that particular year. ठीक है ना. चलिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा. AMT या अल्टरनेटिव टैक्स रेजिम फॉर इंडिविजुअल HUF 115 BAC. सर ये तो हम पढ़ के आए हैं ना. हाँ, ये हमने इनकम टैक्स स्लैब रेट के अंदर में देखा था. इंडिविजुअल HUF, EOP, BOI, AJP, इनके लिए ये डिडक्शंस अलाउड नहीं है. आप एक बार फिर से यहाँ पे ध्यान देकर के समझ सकते हैं इसको. स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख सकते हो, नोट्स तो अपलोड कर रहा हूं मैं. लीव, ट्रेवल कंसेशन, हाउस रेंट अलाउंस, स्पेशल अलाउंसेस जो फ्यू प्रिस्क्राइब्ड है, MP, MLA, एग्जम्पशन, क्लबिंग माइनर चाइल्ड 1500 वाला, SEZ, डिडक्शन फॉर एंटरटेनमेंट अलाउंस कर सकता है. स्टैंडर्ड डिडक्शन तो मिल जाएगा आपको. IOBC है, एडिशनल डेप्रिसिएशन है, इन्वेस्टमेंट अलाउंस, टी, कॉफी, रबर डेवलपमेंट, साइट रिस्टोरेशन फंड, साइंटिफिक कैपिटल, ये हमने PGBP के अंदर भी देखा हुआ है. तो ये सभी जो डिडक्शंस है या एग्जम्पशंस है या एक्सपेंसेस है, ये आपको नहीं मिलेंगे अगर आप 115 BAC यानी कि डिफॉल्ट स्कीम चूज कर रहे हो, तो न्यू स्कीम चूज कर रहे हो तो. ठीक है, राइट. उसके बाद यहाँ पे और एक चीज दी हुई है, विदाउट सेट ऑफ लॉस आप किस तरीके से डिप्रिसिएशन वगैरह, बाय क्लेमिंग डिप्रिसिएशन क्या होगा, उसके बारे में आप इसको एक बार रीड करना चाहो तो कर सकते हो, कोई जरूरी बात नहीं है. एक और बात बोलता हूं आपको, मैंने तब भी बताया था, अब फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको दोनों भी चीजें एक बार कैलकुलेट करके देखनी है. ओल्ड स्कीम, न्यू स्कीम, आगे बढ़ना है. उसके बाद अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है तो ठीक है. बेनिफिट लेते समय भी AMT नॉर्मल दोनों चेक करके देखना है. यहां पे टैक्स रेट अगर आपको याद होगा, ये भी अपन ने देख लिया, मैं फिर से नहीं जाता हूं उसके अंदर. ठीक है, नेक्स्ट आगे आइए. ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है सर आपको? पक्का. आइए, HUF के बारे में ना कुछ चीज दी हुई है. अच्छा, AMT के जैसा ना अदर देन कंपनी है ना, कंपनी के लिए मैट है. मैट आप फाइनल में पढ़ोगे. ठीक है ना. यहां अगर आप देखोगे AMT हो गया अपना. AMT होने के बाद दूसरी चीज क्या दी हुई है? AMT होने के बाद ये देखिए, इन केस पर्सन इज ऑप्टेड फॉर दिस स्कीम यानी कि 115 BAC यानी कि कौन सा सर? न्यू स्कीम, यानी कि कौन सा सर? डिफॉल्ट स्कीम. प्रोविजन ऑफ AMT इज नॉट एप्लीकेबल. क्रेडिट जो है इसको भी एडजस्ट नहीं किया जा सकता, इसको याद रखिएगा. ठीक है, एग्जाम में कंफ्यूजन होगा. तो मतलब आपको अगर ओल्ड स्कीम पूछा गया है, यानी कि आपको अल्टरनेटिव, जो अभी अल्टरनेटिव पूछा गया है, तो ही आपको AMT कैलकुलेशन आएगा, नहीं तो AMT कैलकुलेशन नहीं आएगा. इसके बाद सर इसी चैप्टर का पार्ट HUF का स्टडी, मैं उसके अंदर जाता हूं. थ्योरी के अंदर आपने ये लॉ में भी शायद पढ़ा होगा, बट आपको एक बात बता दूं, अगर आप इसके आगे देखोगे, यहाँ पे आगे आपको कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स लायबिलिटी, पार्टीशन ऑफ HUF, यही बताया हुआ है. यहाँ पे कहीं भी आपको मैट नहीं दिखेगा. बट सर ये जो मैट के प्रोविजन होते हैं ना, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, हमने क्या पढ़ा? अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स. बस नाम में थोड़ा सा तालमेल किया हुआ है. ये कंपनी के लिए है, ये अदर देन कंपनी के लिए है. ठीक है, तो ये हमने इंटर में पढ़ लिया, ये आप फाइनल में पढ़ने वाले हो. और मान लीजिएगा फाइनल में इन दोनों को मिलाकर के लगभग 20 मार्क के क्वेश्चन पूछा जाता है फाइनल के अंदर. ठीक है ना. एक स्टेज आगे आइए, HUF के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा पूरी तरीके से. राइट. सो यहाँ पे HUF के अंदर में ही इसकी बात हो जाएगी अपनी. कौन सी वाली? आपका टोटल इनकम के अंदर में. टोटल इनकम देखा हमने, टोटल इनकम के साथ HUF की बात देख रहे हैं अपन, AMT की बात देख रहे हैं अपन. ठीक है ना. और फिर टोटल इनकम का क्वेश्चन लेके जाऊंगा मैं आपको. राइट. HUF के अंदर में MCQ या थ्योरी आने के चांसेस है. हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या फिर ज्वाइंट हिंदू फैमिली नॉट डिफाइंड अंडर इनकम टैक्स एक्ट बट हैज सेम मीनिंग अंडर हिंदू लॉ. ठीक है, इसमें क्या है?
लीनियरली डिसेंडेंट पर्सन है, कॉमन एंसेस्टर के, इंक्लूडिंग वाइफ, अनमैरिड डॉटर्स आल्सो। एक बार डॉटर मैरिड होगी तो वो दूसरे एचयूएफ का पार्ट बन जाती है, ठीक है। एन एचयूएफ इज नॉट अ क्रिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इट्स मेंबरशिप अराइजेस फ्रॉम द स्टेटस। जैन families are also treated as HUF. However, Muslim undivided family cannot be treated as HUF. Once the family is assessed as HUF, it will continue to be so until its partition. An SSE shall be assessed as HUF if following conditions are satisfied. Joint family property, पहले तो वो होना जरूरी है, तब तो वो फैमिली प्रॉपर्टी को HUF में आप डाल के मतलब लेके चले जाओगे। फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, कोई भी 3 लोगों ने प्रॉपर्टी डाली उसको हम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मानेंगे। प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम एनी अदर पर्सन, फादर इन लॉ, अंकल एक्सेट्रा, इसको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे। इन फॉलोइंग केसेस इनकम ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इज टैक्स्ड इन HUF। विडो, मदर एंड सन्स, माइनर मेजर दोनों भी, हस्बैंड वाइफ हैविंग नो चाइल्ड, 2 or more brothers, अंकल नेफ्यू, मदर सन, सन्स वाइफ, मेल फैमिली ऑफ अ मेल एंड हिज ब्रदर्स वाइफ, ये सब जो भी है ये सब के सब यहाँ पे आप इनकम को टैक्स कर सकते हो। सर को पार्टनर का मतलब क्या होता है? ये को पार्टनर कौन होता है? जिसको बाय बर्थ राइट मिल जाता है और हैज द राइट टू एनफोर्स पार्टीशन, वो पार्टीशन करवा सकता है बाय बर्थ। तो यूजुअली जो मेल होते हैं ये को पार्टनर में हो जाएंगे। सर मेंबर और को पार्टनर में फर्क क्या है? को पार्टनर मेंबर होना चाहिए बट जरूरी नहीं है सब मेंबर को पार्टनर होने चाहिए, ठीक है ना। ऑल को पार्टनर मे बी मेंबर बट ऑल मेंबर्स मे नीड नॉट बी को पार्टनर। को पार्टनर एक्वायर्स इंटरेस्ट बाय बर्थ, अ पर्सन में एक्वायर मेंबरशिप बाय अदरवाइज ऑल्सो, जैसे कि शादी हो गई तो वो जो हस्बैंड होते हैं उनके एचयूएफ के अंदर मेंबर बन जाते हैं, ठीक है। मेंबर ऑफ द फैमिली हु इज नॉट अ को पार्टनर हैज नो राइट टू क्लेम पार्टीशन, मतलब पहले कर्ता जो हेड है, लीड है, कर्ता के बाद कौन आएगा? को पार्टनर, को पार्टनर के बाद कौन आएगा? सिर्फ मेंबर। हाउएवर कर्ता और को पार्टनर ये सब भी मेंबर्स है बट हर मेंबर कर्ता या को पार्टनर नहीं हो सकता है, ठीक है। चाइल्ड इन द वूम ऑफ द मदर इज आल्सो एंटाइटल्ड टू शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑन अ पार्टीशन, तो पार्टीशन होगा ही। तो अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है और वो मेंबर है एचयूएफ की तो उसका जो बच्चा हो सकता है उसके लिए भी रिजर्वेशन करके रखना पड़ेगा। स्कूल ऑफ हिंदू लॉ, 2 स्कूल ऑफ हिंदू लॉ है, दयाबागा एंड मिथाक्षरा, आपने इसके बारे में बहुत बार शायद सुना भी होगा, राइट। दयाबागा यूजुअली वेस्ट बंगाल आसाम में है, बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया में मिथाक्षरा होता है यूजुअली। सन एक्वायर्स इंटरेस्ट ओनली आफ्टर डेथ ऑफ फादर और सन एक्वायर्स इंटरेस्ट एज सून एज ही बॉर्न, राइट। सन कैन नॉट क्लेम पार्टीशन, यहाँ पे सन कैन क्लेम पार्टीशन अंटिल एज एन हाउ फादर इज अलाइव। को पार्सनली इंटरेस्ट डज नॉट चेंज ऑन एवरी बर्थ एंड दैट, और यहाँ पे ये इन्फ्लुएंस करता है। यहाँ पे आपके सिलेबस के हिसाब से डिफरेंस दिया हुआ है, वो तो गूगल का इमेज था। तो वेस्ट बंगाल आसाम और ये रेस्ट ऑफ इंडिया की बात हो गई। इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी, सन एक्वायर्स इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी ओनली आफ्टर डेथ ऑफ द फादर, उसके पहले नहीं। यहाँ पे तो एज सून एज ही बॉर्न हो जाएगा। यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं जब तक फादर इज अलाइव, यहाँ पे तो बिंदास मांग सकते हो प्रॉपर्टी, ठीक है। फ्लक्चुएशन इन को पार्सनली इंटरेस्ट, वही सेम पॉइंट है, यहाँ पे इंटरेस्ट फ्लक्चुएट हो सकता है, यहाँ पे डज नॉट फ्लक्चुएट होगा। आफ्टर हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, द डॉटर इन द सेम मैनर एज द सन ऑफ अ को पार्टनर shall by birth become a co-partner in her own right. The family hire, female hire can demand the partition of the co-partner. इसके पहले ये नहीं था, 2005 के पहले। चलिए, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम किस तरीके से कैलकुलेट करना है? इंडिविजुअल के केस में टैक्स रेट, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लग जाएगा। उसके बाद क्या है? रेसिडेंशियल स्टेटस जो है, जो नॉर्मल लगता है वही लगेगा। कंप्यूटेशन जैसे नॉर्मल होता है वैसे ही होगा, क्लबिंग जैसे नॉर्मल होता है वैसा ही सेट ऑफ आ जाएगा, डिडक्शन लग जाएगा, रिटर्न असेसमेंट हो जाएगा, एडवांस टैक्स, अल्टरनेटिव, जो भी इंडिविजुअल के हिसाब से लगता है सबके सब एचयूएफ के अंदर में लग जाते हैं। रेम्यूनरेशन टू मेंबर ऑफ एचयूएफ ड्यू टू इन्वेस्टमेंट इन द एचयूएफ फंड, ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। वेयर जॉइंट फंड इज इन्वेस्टेड इन अ कंपनी और फर्म और फीस रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय द मेंबर ऑफ एचयूएफ एज अ डायरेक्टर of or a partner from such company or firm by virtue of such investment shall be treated as income of HUF। तो HUF का पैसा निकाल करके कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है और किसी मेंबर को पैसा आ रहा है तो माना जाएगा कि यार ये HUF को आया हुआ है, HUF के कैपेसिटी में टैक्सेबल रहने वाला है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड वेयर सच रेम्यूनरेशन इज रिसीव्ड बाय वर्च्यू ऑफ सर्विस रेंडर्ड बाय सच मेंबर इन हिज पर्सनल कैपेसिटी, तो उसके हाथ में टैक्सेबल होगा। और अगर HUF का पैसा गया हुआ है, HUF के फंड्स गया हुआ है तो ये HUF का इनकम माना जाएगा इवन इफ इंडिविजुअल को मिला है, मेंबर को मिला है, ठीक है। इनकम फ्रॉम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मे नॉट बी टैक्स्ड इन द हैंड्स ऑफ HUF as per दयाबागा, son has no right in the property, therefore it shall be treated income of the father and not of the HUF, ठीक है। तो जरूरी नहीं है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में भले HUF है तो उसकी यहां पे जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। रेम्यूनरेशन टू कर्ता, एनी नॉन एक्सेसिव, मतलब जितना मिलना चाहिए रेम्यूनरेशन कर्ता को उतना ही देना है, उससे ज्यादा देते हो तो क्या हो जाएगा, उसको अलाउड नहीं करेंगे एज एन एक्सपेंस अंडर HUF, ठीक है। चलिए, पर्सनल इनकम ऑफ द मेंबर्स, इनकम ऑफ मेंबर्स ऑफ HUF एक्वायर्ड इन द पर्सनल कैपेसिटी शैल नॉट बी टैक्सेबल इन द HUF, सीधी सी बात है। स्त्रीधन इज एब्सोल्युटली प्रॉपर्टी ऑफ वुमेन और उसको भी इन द हैंड्स ऑफ HUF में टैक्स नहीं करेंगे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी इसके बारे में हम देख करके आए हैं, इनफैक्ट क्लबिंग के अंदर भी क्लब नहीं होता है, देख के आए हैं। इम्पार्टिबल इस्टेट, जो इस्टेट को आप सेपरेट कर ही नहीं सकते उसको कहां टैक्स करेंगे आप, ठीक है। इवन दो बिलोंग्स टू द फैमिली, इनकम अराइजिंग इन द हैंड्स ऑफ द होल्डर, जिसको मिला है उसके हाथ में टैक्सेबल होगा, HUF के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। HUF का अगर पार्टीशन कर दिया जाता है, मतलब जहां पे फिजिकली डिवाइड किया जा रहा है या जहां पे फिजिकल डिवीजन नहीं होता है,
जहां फिजिकल डिवीजन होता है उस केस में क्या करेंगे, mere physical division of the income without physical division of the property producing the income shall not be deemed to be partition. इनकम का डिवीजन भी होना चाहिए, प्रॉपर्टी का डिवीजन भी होना चाहिए, ठीक है। यहां पे जब डिवीजन नहीं होता है तो यहां पे क्या है, मियर सीवरेंस ऑफ द स्टेट शैल नॉट बी डीम्ड टू बी पार्टीशन। तो मतलब इनकम का डिवीजन भी होना चाहिए, फिजिकल डिवीजन ऑफ पार्टीशन भी होना चाहिए, तब उसको हम पार्टीशन मानेंगे, अदरवाइज पार्टीशन नहीं मानेंगे, ठीक है। पार्शियल पार्टीशन क्या होता है, मींस अ पार्टीशन व्हिच इज पार्शियल इन रिगार्ड्स constituting the Hindu undivided family or the properties belonging to the HUF family or both persons entitled to share। यहां पे देखिए कोई भी टाइप का पार्टीशन हो, वो पार्टनर्स को क्लेम मिलना चाहिए, चाइल्ड इन द वूम ऑफ द मदर को मिलना चाहिए, मदर गेट्स इक्वल शेयर ऑफ दैट सन, वाइफ गेट्स इक्वल शेयर ऑफ दैट सन अपार्ट फ्रॉम द हस्बैंड। ये सब हम पढ़ क्या है, तो फादर और सन के बीच में पार्टीशन होता है, वाइफ को सब मिल जाएगा, ठीक है। बिटवीन सन्स आफ्टर डेथ ऑफ द फादर मिलता है तो मदर को भी शेयर मिलने वाला है, ठीक है। एक बार ये वाला पार्ट देख लीजिए, यहां तक क्लियर है तो वन टाइप करिए लाइव ऑनलाइन वालों, लेट्स गो अहेड। कोई डाउट है यहां तक तो प्लीज बताइए। Yes, people done? आगे बढ़े। असेसमेंट आफ्टर पार्टीशन ऑफ द एचयूएफ, आइए लेट्स गो। Assessment after the partition of the HUF. Assessment after the partition of the HUF. An HUF can be assessed, shall be deemed to continue to be an HUF except where inquiry by assessing officer is done and after the inquiry वो मेंबर सभी मेंबर्स को नोटिस भेजते हैं तो और बताता है कि यार पार्टीशन हो चुका है, रिकॉर्ड ऑफ द फाइंडिंग्स, अगर रिकॉर्डिंग किया गया ऑन कंप्लीशन ऑफ द इंक्वायरी असेसिंग ऑफिसर शुड रिकॉर्ड हिज फाइंडिंग्स दैट देयर हैज बीन अ टोटल और पार्शियल पार्टीशन। असेसमेंट अप टू द पीरियड ऑफ पार्टीशन को एज एचयूएफ ही किया जाएगा, टोटल इनकम ऑफ एचयूएफ को ही माना जाएगा और एवरी मेंबर शैल बी जॉइंटली एंड सिवियरली लायबल फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स ऑन दैट पर्टिकुलर केस, ठीक है। Partition after expiry of the previous year where the finding of total or partial partition has been recorded by the assessing officer and partition took place after the expiry of the previous year, total income of the joint family shall be assessed if no partition has taken place। अगर partition after the expiry of previous year हुआ है तो ही, ठीक है। notice of partition आफ्टर दी असेसमेंट, असेसमेंट के बाद पार्टीशन का नोटिस होता है तो उसको नहीं माना जाएगा, तब तक सभी के सब जॉइंटली सेवरली लायबल हो गए। कलेक्शन ऑफ पेनल्टी, इंटरेस्ट एंड फाइन जो भी होता है अप टू डेट ऑफ पार्टीशन सबने साथ में भरना है। ट्रीटमेंट इन केस ऑफ पार्शियल पार्टीशन takes place after 31/12/1978 तो no claim of partial partition shall be inquired, no finding regarding this shall be recorded, ठीक है ना। and family shall continue to be liable as such no partition has taken place। अगर partition बाद में होता है partial partition, each member of the group of members of such family immediately before such partial partition shall be jointly and severally liable। इसी के साथ ये चैप्टर होता है खत्म। आइए क्विकली हम लोग जाते हैं अगले 20 मिनटों के अंदर में क्वेश्चन आंसर के ऊपर। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आइए कोशिश करते हैं जितने हम सॉल्व कर पाए सबके सब सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 10-12 क्वेश्चन ही है। आइए फटाफट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 2 3 इज देयर, 4 इज देयर, 5 इज देयर आई गेस एंड 6 इज देयर, 7 क्वेश्चंस आर देयर। लेट्स गो। क्वेश्चन 1 पढ़ते हैं, साथ में सॉल्व करते हैं, ध्यान देना। डिटरमाइन द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर रतन हु इज हैंडीकैप्ड फॉर असेसमेंट ईयर। नेट सैलरी दिया गया है, एनुअल वैल्यू ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी दिया गया, लॉटरी इनकम है, टैक्सेबल बिजनेस है, एलआईसी प्रीमियम पे किया है। मिस्टर सोनल डिपॉजिटेड एलआईसी एन्युटी प्लान 12,000 एंड पेड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 5,000। लेट्स गो। कौन सा क्वेश्चन है सर ये है क्वेश्चन नंबर 1।
आइएगा सॉल्व करता है। क्या बोलता है सबसे पहले, मैं फॉर्मेट में नहीं जा रहा हूं, फॉर्मेट आप देख लीजिएगा, फॉर्मेट नीचे प्रिंट भी करके दिया गया है, आप सिर्फ सामने ध्यान दीजिए, कंसेप्ट को समझिए। सैलरी कितना है सर, 2,85,000। फिर एचपी की बात करते हैं सर, एचपी के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो आपको डायरेक्ट नेट एनुअल वैल्यू दिया हुआ है 60,000, ये मैंने लिख दिया सर 60,000, ठीक है, माइनस 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो 18,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा सर। कितना आएगा सर यहाँ पे 42,000। मतलब अभी देखिए हर हेड का थोड़ा सा नॉलेज आपको काम आएगा जो हमने इंडिविजुअल हेड्स के अंदर में देखा था, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा सर, पीजीबीपी में कुछ है क्या सर, पीजीबीपी के अंदर में देखिएगा है सर, बिल्कुल 50,000 है, ठीक है ना। आईएफओएस के अंदर में सर लॉटरी दिया हुआ है, लॉटरी भी कितना है सर 50,000 है। टोटल करके देखो जरा, 2,85,000 प्लस 42,000 प्लस 1,00,000, इज इट कमिंग टू 4,27,000, जस्ट चेक। डिडक्शन मिलेगा, हाँ सर डिडक्शन मिलेगा, एटीसी के अंदर में मिलेगा सर, एलआईसी का डिडक्शन मिलेगा, कितना मिलेगा सर 10,000 का मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद एलआईसी एन्यूटी प्लान है 12,000 का, एंड मेडिकल इंश्योरेंस है 5,000 का। 12,000 है यहाँ पे और 5,000 है यहाँ पे। 5,000 80D में जाएगा और ये 80C से C में जाएगा। एसएससी हैंडीकैप्ड है 80U, सर देखिए यहां लिखा हुआ है, आपको बताया क्या सीवियर है या नहीं, तो आप खुद से सीवियर नहीं एज्यूम करोगे, आप अदर देन सीवियर एज्यूम करोगे। आपको याद होगा अदर देन सीवियर को 75,000 मिलता है, तो 4,27,000 माइनस 22,000 माइनस 5,000 माइनस 75,000 कितना आता है, इज इट कमिंग टू 3,25,000। ये आएगा आपका इनकम। चेक करिए, ए टाइप करिए चैट बॉक्स में। क्यों ए, बिकॉज अभी तक इसका टैक्स लायबिलिटी हमने कैलकुलेट नहीं किया है, टैक्स लायबिलिटी अभी कैलकुलेट करना है। हाँ जी, टैक्स कैलकुलेट करें, आइए लेट्स कैलकुलेट टैक्स। सो कैजुअल इनकम है आपका लॉटरी, लॉटरी पे टैक्स 30% से लगेगा। 50,000 इंटू 30% कितना आएगा सर, 15,000 ये आ गया, ठीक है। उसके बाद बचा हुआ जो पैसा है, बचा हुआ कितना है आपका पैसा बताइए मुझे, तो 3,25,000 में से 50 निकालिए, 2,75,000 आ जाएगा। 2,75,000 में से अप टू 2.5 लाख, ये जो आपको नॉर्मल प्रोसीजर बताया हुआ है ना मैंने, कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे लिखना है, प्रेजेंट करना, वैसा ही पे करना, मतलब वैसा ही लिखना है आपने, आपको दिखने भी आ जाएगा, आप चेक कर सकते हो। बचा हुआ 25,000 जो है इंटू 5% कितना आएगा, 1,250, कितना आ गया 16,250। उसके ऊपर रिबेट मिलेगा क्या सर, हाँ सर रिबेट अंडर सेक्शन 87A मिल जाएगा सर। कितना मिलेगा, मैक्सिमम 12,500। हम न्यू स्कीम के अंदर बात करें तो मैक्सिमम 12,500 ही मिलने वाला है, अप टू 7 लाख ऑफ इनकम, तो उसके अंदर ही अपन, ठीक है। कितना आ गया 3,750 प्लस 4% सेस सर, कितना आ गया 150 सर। टोटल टैक्स कितना आएगा 3,900। चेक करके देखिए आपका आंसर मैच होता है तो 1 बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, आप ट्राई कर सकते हो खुद से, आइए उसको डिस्कस करेंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे जाए।
क्वेश्चन नंबर पे जाते हैं 2। इजी था, सिंपल था। अगर आपके पहले के सभी प्रोविजंस क्लियर है, जो भी सब्जेक्ट्स, जो भी चैप्टर सॉरी आपने देखे हुए हैं, हेड्स ऑफ इनकम खास करके डिडक्शंस वगैरह, तो आपको यहाँ पे करते आना चाहिए सॉल्व। एक बात बता दूं, काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका पीजीबीपी रह गया है, जिनका एचपी रह गया है, बाकी चीजें रह गई है। कोई डरने की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप क्या कर सकते हो उस केस में? उस केस में आप फोकस कर सकते हो, बाकी एडजस्टमेंट्स करना, स्टेप मार्किंग जरूर मिलता है, ठीक है, स्टेप मार्किंग जरूर मिलता है, तो उसका टेंशन मत लीजिए। कंप्यूट इनकम टैक्स ऑफ the liability of Shridev for the following: working in basic dearness and bonus सब taxable है, employer contribution RPF recognized provident fund 6%, his income from business profession 52, during the year interest on fixed deposit 5000, LIC premium paid 4000। कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, सैलरी लेते हैं पहले। 24,000 है ना, 24,000 एक बार चेक करो, बराबर किया क्या मैंने? 2,88,000 है, ठीक है। उसके बाद डियरनेस कितना है? 2,000, तो 24,000 आ जाएगा डियरनेस। बोनस पर मंथ नहीं होता वो, 2,88,000 प्लस 24,000 प्लस 50,000, इज इट कमिंग टू 3,62,000, ठीक है। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ जो है, अगर ये 12% के अंदर है तो वो एग्जाम्प्ट है, ये 6% ही है। 12% के अंदर है तो टेंशन की बात नहीं है। अगर 12% से ज्यादा होता तो टैक्सेबल होता। मैंने आपके लिए पीपीएफ, सॉरी पीपीएफ बोल रहा हूं, आरपीएफ, पीपीएफ, ये सब के ऊपर जो एक छोटा सा कंफ्यूजन होता है, इसका वीडियो रिकॉर्ड करके डाला हुआ है, आप प्लीज चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। सो उस पार्ट को भी एक बार ध्यान से आपने चेक करना है, राइट। ग्रॉस सैलरी आपका यहाँ पे आ गया। ग्रॉस सैलरी में से क्या करेंगे आप? माइनस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन सर। स्टैंडर्ड डिडक्शन आ गया कितना सर? 50,000। तो देयरफॉर नेट सैलरी कितना आएगा इस हेड के अंदर में? टैक्सेबल सैलरी, इट विल कम टू 3,12,000 सर, ठीक है। उसके बाद सर और क्या दिया हुआ है आपको? पीजीबीपी 52, ठीक है। आईएफओएस सर दिया हुआ है, फिक्स्ड डिपॉजिट का इंटरेस्ट दिया हुआ है मेरे ख्याल से, कितना है? 5,000। जीटीआई कितना आ रहा है सर? चेक करिएगा, 3,12,000 प्लस 52,000 प्लस 5,000, इज इट कमिंग टू 3,69,000, ठीक है ना। उसमें से माइनस करिएगा आप एटीसी। सर एटीसी क्यों माइनस करेंगे? एलआईसी प्रीमियम 4,000 माइनस करेंगे, ठीक है ना। 3,69,000 में से कितना माइनस करेंगे? 4,000, उतना ही दिया हुआ ना। एलआईसी प्रीमियम पेड इज 4,000 रुपीज, राइट। सो 4,000 रुपीज को माइनस करिए। मुझे एक बात समझने नहीं आ रही है यहाँ पे एटीसी के अंदर, हाँ हाँ हाँ, 6% ऑफ सैलरी भी तो रह गया है ना, उसको भी करना पड़ेगा। 6% ऑफ सैलरी जो गया हुआ है यहाँ पे, उसको भी तो इफेक्ट लेना पड़ेगा, मुझे ध्यान पे नहीं रहा। देखो चलो आ जाइए। सो यहाँ पे एटीसी में ये हो गया, और एटीसी में 6% ऑफ बेसिक प्लस डीए। तो बेसिक प्लस डीए कितना आता है आपका? 6% मल्टीप्लाइड बाय 2,88,000 प्लस दूसरा क्या है? डीए कितना है? 24,000 इंटू 6%, इज इट कमिंग टू 18,720। सर यहां मैं मार्क कर रहा हूं बिकॉज यहां आपकी गलती होती है, ठीक है ना। ये बेसिक प्लस डीए, इसके हिसाब से 6% जाएगा आपका, ये भी माइनस हो जाएगा। बचेगा क्या आपका? टोटल इनकम 3,69,000 माइनस 4,000 माइनस 18,720, इज इट कमिंग टू 3,46,280। जस्ट चेक, टोटल इनकम चेक करिए। आइए जाते हैं हम इसके टैक्स कैलकुलेशन के ऊपर। मेरे ख्याल से काफी स्टूडेंट्स का इनकम टैक्स टोटल इनकम की वजह से रिवाइज भी हो जाएगा। इनकम टैक्स का पूरा पोर्शन, मतलब पीजीबीपी हो गया, सैलरी हो गया, नो डाउट सभी प्रोविजंस नहीं, छोटे छोटे प्रोविजंस, और टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है ये भी शायद आपका रिवीजन हो रहा होगा। आई होप आपको इससे फायदा हो रहा होगा, ठीक है। चेक करिए यहां तक क्लियर है क्या? हाँ जी, कोई भी डाउट यहां तक सर बताइए। टैक्स कैलकुलेट करिए, ट्राई करिए खुद से।
यस, आइए चेक करते हैं इसका टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। सो 3,46,200 है। आइए चलो इसको बाइफरकेट करिए, अप टू 2,50,000 जो होगा ये तो नील आ जाएगा, उसके ऊपर माइनस 2,50,000 करता हूं मैं और 5% से मल्टीप्लाई करता हूं। 4814 आता है क्या, चेक करो। 4814 प्लस करिए ऐड 4%। क्यों 4% सर? नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? रिबेट मिल जाएगा। 4814 का रिबेट, जीरो टैक्स, नो सेस। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 इज डन। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 3। ट्राई करिए खुद से पहले, फिर हम बढ़ेंगे आगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। एक बार रीड करिए, कोशिश करिए, सी इफ यू आर एबल टू डू इट। इफ यू आर नॉट एबल टू डू इट, डोंट वरी, वी विल सॉल्व इट टुगेदर। बट इफ यू आर एबल टू डू इट, प्लीज गो एंड ट्राई इट आउट। रेंट फ्री अकोमोडेशन वगैरह भी टेस्ट हो जाएगा इसमें आपका। टैक्स तो यहां भी नहीं आ रहा है मेरे ख्याल से, बट पहले इनकम तो निकालिए प्रॉपरली। 2 मिनट है आपके पास, आप पॉज कर सकते हो। आपको अगर उससे ज्यादा समय लग रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए लेट्स गो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान दीजिएगा, क्या दिया हुआ है यहां पे आपको। सो दे आर सेइंग दैट अनिल एज 67 ईयर्स, 67 ईयर्स शायद काम आ सकता है अगर ओल्ड स्कीम न्यू स्कीम की बात की जाए तो। इट्स एन एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट, ये भी काम आ सकता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो थोड़े से परक्यूजेस वगैरह चेंज हो जाएंगे। ड्यूरिंग द ईयर ही हैज रिसीव्ड सर्टेन सैलरी, डीए, entertainment, annual bonus, rent free accommodation, license fee 30,000, fair rent is 1 lakh, find taxable value of liability on the basis of own contribution to provident fund 30,000, ETC में आएगा and LIC। let's go। सैलरी नंबर कौन सा था? 3। सो करेंगे यहाँ पे कैलकुलेट। आइए सैलरी कैलकुलेट करते हैं पहले। सैलरी के अंदर हमें बेसिक आ जाएगा सर, बेसिक कितना दिया हुआ है? 20,000। 20,000 इंटू 12, 2,40,000, ठीक है ना। बेसिक आ गया। बेसिक के बाद क्या आ जाएगा सर? डियरनेस अलाउंस दिया हुआ है सर, डियरनेस अलाउंस कितना है? 4,000 इंटू 12, इज इट कमिंग टू 48,000 सर। उसके बाद क्या आ जाएगा? एंटरटेनमेंट अलाउंस है, फिर बोनस भी है, ठीक है ना। तो पहले बोनस ऐड कर देता हूं मैं। बोनस आ गया 20,000। एंटरटेनमेंट अलाउंस आ जाता है, कितना है सर? 6,500 मल्टीप्लाई बाय 12, इज इट कमिंग टू 78,000। मुझे बताइए कितना आ रहा है? 2,40,000 प्लस 48,000 प्लस 20,000 प्लस 78,000, इज इट कमिंग टू 3,86,000। जस्ट चेक, बराबर ना? हाँ सर, जरूरत नहीं थी ना सर, अलाउंस तो और एक है ना सर, कौन सा? रेंट फ्री अकोमोडेशन, ठीक है ना, उसको भी ऐड कर देते, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। सो रेंट फ्री अकोमोडेशन क्या आ जाएगा सर? लाइसेंस फी जितना है उतना टैक्सेबल आ जाएगा, क्यों? आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, 30,000 वहां लग जाएगा, ठीक है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ के केस में कुछ भी नहीं आएगा, यहां नील आ जाएगा। टोटल बताइएगा कितना है? इज इट कमिंग टू 4,16,000 माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन, माइनस सर एंटरटेनमेंट अलाउंस। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होता तो यहां कुछ नहीं आता, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग लगने वाला है सर 20% ऑफ बेसिक। 20% ऑफ बेसिक कितना है? 2,48,000 सर। मैक्सिमम लिमिट कितना है? 5,000 है सर। एक्चुअल अमाउंट कितना है सर? एक्चुअल 78, ये एक्चुअल अमाउंट। लीस्ट कितना है सर? 5,000। 5,000 माइनस हो जाएगा यहां पे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना सर, ठीक है ना, तो 5,000 माइनस हो जाएगा। क्या करेंगे सर बोलिए? तो 4,16,000 माइनस 50 एंड माइनस 5, 3,61,000।
इसमें से क्या माइनस होगा सर? आपका 80 सी माइनस होगा। 80 सी के अंदर में पहले LIC है और PF है, दो ही चीजें थी ना, 30 तो ये क्या 3,01,000 आएगा, मतलब इसके ऊपर भी जीरो टैक्स आएगा। बट पहले एक बार ये चेक करो, फिर टैक्स के अंदर जाता है, टैक्स भी सॉल्व करेंगे, टैक्स भी चेक करेंगे। एक बार ये चेक कर लो, कोई डाउट है, दिक्कत है यहां तक तो बताइए मुझे। गो फॉर इट फास्ट। यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज बताइए। Any doubts till this point? Let's go to tax. टैक्स कितना लगेगा सर? -2,50,000 करता हूं इंटू 5% करता हूं, 5,550। नहीं 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 नहीं, 5,550 क्यों? अब तो 3 लाख ले सकते हैं, 87 ईयर्स ओल्ड है ना, कुछ बोला नहीं है, अलाउंसेस का बेनिफिट आप ले रहे हो, तो क्या कर सकते हो यहाँ पे? यू कैन गो विथ 1,000 इंटू 5%, 50 रुपए माइनस रिबेट 50, टैक्स निल। कैलकुलेशन एक बार आप नोट्स में से यहां पे जाकर के चेक कर लीजिएगा, मैंने यहां पे प्रॉपर कैलकुलेशन दिया हुआ है। ठीक है, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 4। यू हैव 2 मिनट्स, ट्राई इट आउट, सी इफ यू आर एबल टू डू इट एंड देन लेट्स सॉल्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर में देखते हैं क्या होगा। क्या क्या दिया हुआ है? 46 ईयर्स, यू हैव सैलरी, HP, रेंट रिसीट, म्युनिसिपल टैक्स दिया हुआ है, तो NAV निकालना है, डिडक्शन लेना है। देन IFOS है, फिक्स्ड डिपॉजिट, डिविडेंड है, एग्जामिनर रेम्यूनरेशन है, डिपॉजिटेड PPF है, ओन कंट्रीब्यूशन PPF है, पेड प्रीमियम ऑन हेल्थ इंश्योरेंस है, एक्सेट्रा। कंप्यूट टोटल लायबिलिटी। लेट्स गो क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आइए, लेट्स गो। सो व्हाट डू यू हैव? यू हैव सैलरी, रेंट कितना है सर? 24,000। म्युनिसिपल टैक्स कितना पे किया हुआ है चेक करिए जरा, 2,000 है, ठीक है ना। 30% NAV भी जाएगा, $6,600, ठीक है। उसके बाद IFOS के अंदर जाएंगे डायरेक्ट। IFOS के अंदर में यू हैव 12, 10 एंड 5,700। कुल मिलाकर के इट कम्स टू 27,700 सर, ठीक है ना। यहां तक सब कुछ हो गया है। डिपॉजिटेड PPF अगर की बात करते हैं, आइए बट उससे पहले GTI निकालना होगा। 3,51,000, 15,400, 27,700, इज इट कमिंग टू 3,94,100। यहां तक चेक कर लीजिए, कोई डाउट है यहां तक तो बताइएगा। इसके बाद हम निकालेंगे ATC, ATD, ATG, जो भी चीजें हैं, और हम आगे बढ़ेंगे। ये सरन बताइए। सो आफ्टर दिस यू गो टू चेकआउट। डिपॉजिटेड इन PPF कितना है? 12,000 है और 40,000 है,
तो ये दोनों मिल जाएंगे आपको, ओन कंट्रीब्यूशन है, पीपीएफ है, आरपीएफ है, 40 12 दोनों मिल जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे पेड प्रीमियम फॉर ओन हेल्थ 80D मिल जाएगा, ये 80C है, ये 80D है। उसके बाद डोनेटेड 10,000 टू नेशनल रिलीफ फंड, 15,000 टू रजिस्टर्ड ट्रस्ट। 10 और 15 दोनों मिलेंगे क्या? अगर रजिस्टर्ड ट्रस्ट है यहाँ पे तो यहाँ पे 50% आता है, और ये तो पूरा का पूरा आता है, डिडक्शन में पढ़ा हुआ है अपन ने, ठीक है। आइए, सो 80C के अंदर में दो चीजें हैं, 12,000 है और 40,000 है, कुल मिलाकर के ये चला जाएगा 52,000। 80D के अंदर में अगर मैं बात करता हूं, यू हैव 16,000, तो यहां 16 चला जाएगा। 80G की अगर मैं बात करता हूं तो वहां पहला तो 10,000 है, दूसरा 7,500 है, आधा है, बिकॉज नेशनल ट्रस्ट वो आधे में आता है, डिफेंस फंड पूरे में आता है, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 17,500, और ये सब माइनस करने के बाद टोटल इनकम जो आपका आता है 394,100 माइनस 52,000 माइनस 16,000 माइनस 17,500, 3,08,600। टैक्स कैलकुलेट करिएगा, 8,600 इंटू नहीं 308,600 माइनस 2,50,000 58,600 मल्टीप्लाई बाय 5%, 2930 पूरा रिबेट मिलेगा। सो 2930 के बाद एक्चुअल में आप 0 पे करेंगे। चेक कर लो, कोई दिक्कत है तो बताइएगा। अगर ऑनलाइन लाइव वालों यहां तक हो चुका है तो प्लीज 4 टाइप करिए। आगे बढ़ते हैं, नंबर 5 पे जाते हैं। लेट्स गो टू नंबर 5 आफ्टर दिस। लेट्स गो टू नंबर 5 आफ्टर दिस। चेक इट आउट, कोई भी दिक्कत है यहां तक तो बताइएगा। आई विल गिव यू 2 minutes, देन वी गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स गो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे, आ जाइए। श्री चंदन सहा, इनकम फ्रॉम सैलरी नेट है, हाउस प्रॉपर्टी है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, बैंक फिक्स डिपॉजिट है, डिविडेंड फ्रॉम द कंपनी है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, ऑन ओन दिया हुआ है आपका लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, राइट। अरे एक मिनट, हाँ सर जी एक मिनट, हाँ डिविडेंड कंसिडर किया, मुझे लगा डिविडेंड काउंट नहीं किया अपन ने पिछले क्वेश्चन में, ठीक है काउंट किया हुआ है। डिपॉजिट लाइफ इंश्योरेंस हो गया, सम एश्योर्ड है, पॉलिसी टेकन है, ओन कंट्रीब्यूशन है, प्रोविडेंट फंड, मेडिकल इंश्योरेंस खुद के लिए, स्पाउस के लिए। लेट्स गो, क्वेश्चन नंबर 5 था ना सर। सैलरी डायरेक्ट दिया हुआ है आपको 6 लाख, ये मैं यहाँ पे 6 लाख लिख देता हूं। हाउस प्रॉपर्टी डायरेक्ट दिया हुआ है सर, कितना है 1,40,000। उसके बाद क्या दिया हुआ है सर, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो सकता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है 40,000, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 15। आईएफओएस है, फिक्स डिपॉजिट है, कितना आएगा सर फिक्स डिपॉजिट आईएफओएस के अंदर में 25, और दूसरा आएगा डिविडेंड, डिविडेंड कितना आ रहा है सर 10, 35। सर ग्रॉस टोटल इनकम 6 lakhs plus 1,40,000 plus 2,25,000 plus 35,000, is it coming to 8 lakhs? just check। माइनस सर 80C, 80C में क्या आ जाएगा सर 25,000 पूरा चला जाएगा, नहीं सर 10% ऑफ पॉलिसी एफसोट जाता है मैक्सिमम। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स है जो आप एग्जाम में करोगे, कर भी लिया तो भी आपको मार्क्स तो मिलेंगे बट फिर भी कट हो जाएंगे अननेसेसरी। तो यहां पे भी आपको ध्यान रखना है कि 25,000 है तो 25,000 नहीं लेना है, मैक्सिमम 10% है ऑफ दी पॉलिसी सम एश्योर्ड। उससे ऊपर अगर जाता है तो आप कितना लेंगे, सिर्फ उतना ही लेंगे, जाता है तो आप, ठीक है ना। सो वो ले लिया अपन ने 80C के अंदर में। उसके बाद क्या है डिपॉजिट इन पीपीएफ 1,40,000, वो भी यहां जाएगा। ओन कंट्रीब्यूशन कितना है 20,000, वो भी यहां जाएगा। तीनों मिलाकर के मैक्सिमम कितना लिमिट है वो भी चेक करना है। सो पीपीएफ 1,40,000 आ गया और 20,000 आ गया। अलाउड कितना है सर मैक्सिमम 1,50,000 ही अलाउड है। यहां देखोगे तो ये 1,80,000 पे जाता है, ठीक है। माइनस 80D मेडिक्लेम है, कितना दिया हुआ है सर मेडिक्लेम 18,000 दिया हुआ है, पूरा का पूरा मिल जाएगा सर 18,000, ठीक है। टोटल टैक्सेबल इनकम जस्ट चेक 8 लाख माइनस 1,50,000
माइनस 18 इज इट कमिंग टू 6,32,000। इनकम चेक कर लीजिए, आपका इनकम मेरे इनकम के साथ मैच हो रहा है क्या? हो गया है तो इसके बाद टैक्स पे जाइए। टैक्स पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे अलग टैक्स लगेगा, वो ध्यान से, नहीं तो उसमें दिक्कत आ जाएगी वापस, उसको चेक करिएगा। चेक 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 चेक, गो फॉर इट फास्ट। लेट मी नो ऑनलाइन लाइव इफ यू आर डन विद दिस, आई एम वेटिंग फॉर यू। People done? कंप्यूट दी टैक्स ऑफ द फॉलोइंग। अरे नहीं नहीं, रुको रुको, इसका टैक्स कैलकुलेट करना है ना अपने को। 6,32 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आ रहा है? 25,000। किस पे जाएगा वो? 20% पे जाएगा। ठीक है, आइए। ट्वेंटी परसेंट ना, सॉरी। नॉर्मल के अंदर में अप टू 2.5 लाख, ग्रेटर देन 2.5 लाख। तो यहाँ 0% है, यहाँ 5%। अच्छा, उसके बाद भी मेरे ख्याल से यहाँ आएगा, तो यहाँ पे तो 0 हो जाएगा। 6,32 में से 25 माइनस करो, 6,07 है, तो यहाँ पे भी 2 पार्ट बन जाएंगे। 2.5 लाख 5% है, 7,000 नहीं, 1,07,000 ना, 1,07,000 जो आपका आएगा उस पे 20% है। अगर मैं ओल्ड रिजिम फॉलो करता हूं, डिफॉल्ट रिजिम, बिकॉज एग्जाम्पशंस वगैरह ले चुका हूं मैं इस केस में, ठीक है ना। तो यहाँ 12,500 आएगा, यहाँ 21,400 आएगा। ये 2 3 रिबिट तो नहीं मिलने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तीनों को ऐड कर दो, देखिए कितना आता है। 21,500 प्लस 5,000 प्लस 12,500। आपको बुक में प्रॉपरली और कैलकुलेशंस दिए हुए हैं, आप उसको भी चेक कर सकते हो, ठीक है ना। सो 12,500 प्लस 21,400 प्लस 5,000 इज इट कमिंग टू 38,900। सर 4% सेस आएगा 1556। कैलकुलेट करके चेक कर लो। कुल मिलाकर के राउंड ऑफ करने के बाद, राउंड ऑफ करके लिखना है, बिना राउंड ऑफ के लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, एंड में एक मार्क कट जाएगा। चेक करिए, क्वेश्चन नंबर 6 पे जाता है। 6 के अंदर में एएमडी चेक करेंगे। 6 के अंदर में सर एएमडी चेक करेंगे। लेट्स गो। लेट्स चेक ईएमडी। सर जी डन। आइए ध्यान से देखिएगा, इसको यहीं पे समझाता हूं। यहीं पे क्वेश्चन आंसर दोनों भी है। ये एक्चुअली इलस्ट्रेशन था आपके बुक के अंदर में। क्वेश्चन आंसर ऐसा सीएमए के अंदर में ज्यादा आते ही नहीं है, एएमडी के ऊपर सीए इंटर में आते हैं। तो सीए इंटर वाला जो देख रहे हो, आपका काम एक बार सीए के मटेरियल से क्वेश्चंस देखना और प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन भी देखना, ठीक है। देखिए, ग्रॉस टोटल इनकम दिया हुआ है, 2
3 इंडिविजुअल है और 2 एलएलपी है। इंडिविजुअल और एलएलपी में फर्क क्या है? इंडिविजुअल के केस में 20 लाख क्रॉस होना चाहिए एडजस्टेड टोटल इनकम, तब एएमटी प्रोविजन लगता है 18.5% से, और एलएलपी के केस में ये लगने की जरूरत नहीं है। फॉर्म एलएलपी में डायरेक्टली डे 1 से लेकर के आपका देखो यहाँ पे 7 लाख भी होगा तो भी 11C लगेगा क्या? हाँ, तो भी 11C लगेगा। ठीक है, आइए लेट्स गो, लेट्स चेक इट आउट। सो जीटीआई दिया हुआ है, डिडक्शंस दिए हुए हैं सर, ठीक है ना, डिडक्शंस माइनस कर लिए, 15 लाख माइनस 1 माइनस 25 माइनस 7.75, 25 माइनस 1 माइनस 1 23, तो ये आपका टोटल इनकम आ गया सर। ठीक है, टोटल इनकम में रेगुलर टैक्स कितना आता है वो कैलकुलेट करना है। तो 6 लाख के अंदर में देखिएगा क्या आता है, 6 लाख के अंदर में 1 लाख इंटू 20% एम प्लस और 2.5 लाख इंटू 5% एम प्लस एमआरसी 32,500। कौन से स्कीम के हिसाब से सर? ओल्ड स्कीम के हिसाब से, जो आपका अल्टरनेटिव स्कीम है उसके हिसाब से कैलकुलेशन यहाँ पे किया हुआ है, क्योंकि न्यू स्कीम के अंदर में तो 115 बीएससी, 115 बीएससी के अंदर में 115 जेसी यानी कि एएमटी नहीं लगता। ओल्ड स्कीम जो था आपका, जो अल्टरनेटिव है अभी, उसी पे लगता है। ठीक है, सो इसके हिसाब से ये कैलकुलेट करके देखिए पहले सब मैच हो रहा है क्या, ये पहला टास्क आपका। उसके बाद क्या करना है, इसके अंदर में आपने 80 एच से लेकर के 80 आरआरबी को ऐड बैक करना है। क्या करना है सर? ऐड बैक करना है। उनको ऐड बैक करने के बाद आपको एडजस्टेड टोटल इनकम मिलेगा। तो एक टोटल इनकम है आपका, इसमें ऐड बैक करिए तो 6 लाख प्लस 7 लाख 75 क्या आ गया? 13 लाख 75। 23 लाख जो है इसमें ये ऐड बैक ही नहीं होगा, 18 में ये ऐड बैक होगा। मतलब ऐड बैक क्या होगा सर? ये ऐड होगा सिर्फ। क्यों? क्या बोलता है? 80H टू 80 आरआरबी, तो 80H में 80C और 80G नहीं आता, तो इसको ऐड बैक नहीं करेंगे। तो एडजस्टेड टोटल इनकम के लिए सिर्फ और सिर्फ आपका ये वाला लाइन जो है ये ऐड होगा बस, और कुछ भी ऐड नहीं होगा। अब आपका यहाँ पे जो ये अमाउंट आया हुआ है ना, इसके बेसिस पे आपने समझना है। अगर इंडिविजुअल के केस में 20 लाख से ऊपर है तो ही आपको एएमटी भरना है, या 20 से ऊपर है क्या? नहीं है। एज एडजस्टेड टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 20 लाख, नो नीड। एज नो डिडक्शन अंडर 80H टू 80 आरआरबी हैज बीन क्लेम्ड। अगर यहां कोई रिडक्शन नहीं, यहां कोई रिडक्शन होता तो ये 20 लाख के ऊपर है तो काउंट करेंगे, नहीं तो 20 लाख के ऊपर नहीं है तो काउंट नहीं करेंगे। ठीक है ना, मतलब बेसिकली देखो ना वो क्या बोल रहे, माइंडसेट क्या है एएमडी का, कि अगर किसी एग्जम्पशन के कारण, कोई सब्सिडी के कारण, कोई इंसेंटिव के कारण, कोई बेनिफिट के कारण, कोई स्पेसिफिक बेनिफिट आपको दिया गया, उसके कारण आपका टैक्स नहीं आता है, तो उसके बिना कितना टैक्स आना चाहिए था, बेनिफिट नहीं लिया तो वो भी चेक करिए और ईएमटी भरिए। नहीं तो ईएमटी की जरूरत नहीं है, उसी केस में ईएमटी की जरूरत आती है, अदरवाइज ईएमटी की जरूरत नहीं आती है। ठीक है, तो यहां एडिशनल बेनिफिट लिया ही नहीं है तो यहां पे ईएमटी नहीं लगेगा, बट यहां एडिशनल बेनिफिट भी लिया है और ये 20 लाख भी क्रॉस हो रहा है। तो क्या करेंगे, 26 लाख जो आपका आया है एडजस्टेड टोटल इनकम, 26 लाख मल्टीप्लाई बाय 18.5%, सी फॉर गेटिंग 4,81,000। ठीक है ना, 4,81,000। टैक्स क्या पे करोगे, यहां तो एएमटी लगा ही नहीं है, तो जो टैक्स आपका आया था वही टैक्स आपका फाइनल टैक्स हो जाएगा। बट यहां पे सर दोनों में से हाईएस्ट क्या, हाईएस्ट है 4,81,000, तो आप 4,81,000 पे करेंगे आफ्टर एडिंग सेस, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका 115 जेडी के हिसाब से क्रेडिट बन जाएगा एएमटी का, और वो क्रेडिट करके पास ऑन होगा। मतलब 4,81,000 माइनस 3,52,500, 1,28,500 आपका क्रेडिट पास ऑन होगा। सर यहां देखिएगा, यहां इसका बेनिफिट लिया हुआ है क्या, नहीं लिया हुआ है, तो आपको यहां पे एप्लीकेबल होगा, एएमटी नहीं एप्लीकेबल होगा। वेरी गुड एग्जांपल, वेरी गुड इलस्ट्रेशन टू अंडरस्टैंड एएमटी कहां है कहां नहीं है। तो यहां नहीं लगेगा, यहां लगेगा क्या, हाँ क्यों, आरआरबी का बेनिफिट लिया हुआ है सर, बट 20 लाख, अरे एलएलपी है, इंडिविजुअल एचयूएफ ईओपी बीवाई एजीपी के केस में वो चेक करना है, बाकी केस में वो चेक नहीं करना है। तो यहाँ पे 7 लाख का आपने 18.5% लेना है, 1,29,000 आता है, दोनों में से जो भी हाईयर है, क्या हाईयर है, 1,50,000 करना है, प्लस सेस ऐड करिए। एक बार क्वेश्चन नंबर 6 चेक करिए, आप क्वेश्चन नंबर 7 पे जा सकते हैं। इसके बाद मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हो गया है तो डन बताइएगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत, लेट मी नो। नो डाउट, नो दिक्कत, ऑल्सो लेट मी नो। यस पीपल, कोई डाउट यहां तक?
लेट्स गो क्वेश्चन नंबर 7। सीए में इंटर के तो जो स्टूडेंट्स है ना, जितना भी हमने पढ़ा है पिछले 1 घंटे में, इतना भी सिर्फ देख के जाओगे नहीं टॉपिक के लिए, इंश्योर्ड है आपको मार्क्स मिलेंगे, इंश्योर्ड है आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए, अखिल 35 years has provided following data relating to his income: income from business, income from saving bank account, income, interest on PPF, investment in PPF. You are requested to compute taxable liability and advise him whether he should opt for alternative or no. ऑल्टरनेटिव जाना चाहिए या नहीं, हमने एडवाइस करना है। नंबर 6 सर, नहीं नंबर 7, 6 तो वही सॉल्व किया था हमने, ठीक है ना। चलिए, बिजनेस इनकम कितना है, 15 लाख रुपए है सर। तो क्या करेंगे हम सर, रेगुलर टैक्स रेजिम है और अल्टरनेटिव टैक्स रेजिम है, मतलब 115 BAC और ओल्ड, ठीक है ना, 115 BAC और ओल्ड। तो यहां पे पहले बिजनेस इनकम, दोनों केस में 15 लाख ही कंज्यूम करेंगे, ठीक है ना, कोई एग्जाम्शन वगैरह की बात ही नहीं है। उसके बाद सेविंग्स इंटरेस्ट कितना आता है सर, 12,000 है सर। उसके बाद क्या है सर, इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ, वो तो चलो एग्जाम्प्ट है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। इन्वेस्टमेंट इन पीपीएफ तो एटीसी के अंदर आपको मिलेगा कंट्रीब्यूशन। तो ग्रॉस टोटल इनकम दोनों केसेस में कितना आएगा, 15,12,000 सर, और यहां भी सर 15,12,000 आ जाएगा, ठीक है ना। 15,12,000, 15,12,000 माइनस एटीसी, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, 1,50,000 आएगा सर। यहां ओल्ड में, न्यू में तो मिलता ही नहीं है एटीसी, बराबर ना, डिडक्शन नहीं मिलता है, ठीक है ना। माइनस ATTTA किसके लिए, ES चीज के लिए, यहां 12,000 मिलेगा सर, यहां तो नहीं मिलेगा वो भी। तो टोटल इनकम कितना आता है, 15,12,000 माइनस 1,50,000 माइनस 12,000, इज इट कमिंग टू 13,52,000। नहीं, ATTT का लिमिट है सर, पूरा नहीं मिलेगा, 10,000 का लिमिट है ना, तो इसके लिए 13,52,000 आ जाएगा, और यहां पे सर 15,02,000 आ जाएगा। अब टैक्स कैलकुलेट करिए दोनों पे, इसके ऊपर टैक्स कितना आएगा और इसके ऊपर टैक्स कितना आएगा, देखते हैं। सो यहां पे 1,12,500 प्लस 3,52,000 इंटू 30% प्लस 1,12,500, इज इट कमिंग टू 2,181,00। यहां चेक करो। और इसके केस में क्या हो जाएगा, उस केस में देखते हैं। उस केस में मेरे ख्याल से आपका आंसर आना चाहिए कुछ, जस्ट चेक, इज इट कमिंग टू 1,53,600। यहां का टैक्स चेक करिए, दोनों के टैक्स चेक करिए, ठीक है। दोनों में रिबेट मिलेगा कि नहीं, यहां 5 लाख से ज्यादा है, यहां 7 लाख से ज्यादा है, रिबेट नहीं मिलेगा, ठीक है। सरचार्ज ऐड करेंगे, दोनों में नहीं ऐड लगेगा, ठीक है ना। सेस ऐड करेंगे 4% सर, 8724 प्लस इक्वल टू 226820 राउंड ऑफ करके, वहां पे 153600 मल्टीप्लाई बाय 4% 6144 प्लस इक्वल टू 159740। क्या प्रेफर करना चाहिए सर, ये प्रेफर करना चाहिए, इसमें टैक्स कम लग रहा है। चेक करिए क्वेश्चन नंबर 7, आपको समझने आया है तो मुझे बताइएगा पहले, जो लोग लाइव में देख रहे हो खास करके, फिर आगे बढ़ेंगे हम। ये सरडन है, एनी डाउट। तो आई होप यहां तक बात आपको समझने आई होगी, यहां तक क्लियर है तो मैं यहां पे इस सेशन को स्टॉप करता हूं।